डियर स्टूडेंट्स, आपने सेट के बारे में समझा। इसके हमने नोटेशन की 2 मेथड्स पढ़ी, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, कि एक समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाएगा। ये आपकी कहलाएगी रोस्टर फॉर्म। जब हम उसके अवयव लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, उनको एक सूचीबद्ध रूप देंगे। इस रूप को सूचीबद्ध रूप भी कहते हैं। और यदि हम इसी को भाषा में लिखेंगे, इसके गुण के बारे में बताएंगे कि ये समुच्चय है क्या, तो वो कहलाएगा आपका समुच्चय निर्माण विधि। अब इसी में आपकी एक्सरसाइज 1.1 समुच्चय की आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 1, इसको सॉल्व करेंगे। तो इन प्रश्नों को समझेंगे और करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, कारण सहित बताइए। इन प्रश्नों में आपको ये बताना है कि दिया गया जो संग्रह है आपका, कलेक्शन है आपका, वो समुच्चय है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब आप इसका सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रकार, आपको पता है कि जे अक्षर से कौन कौन से महीने आपके क्या होते हैं, शुरू होते हैं। जे अक्षर से कौन कौन से महीने शुरू होते हैं आपके? जनवरी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और कौन सा होता है जनवरी के बाद? आता है आपका जून, फिर आता है आपका जुलाई। तो केवल ये 3 ही महीने आपके जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। चूँकि इसके आगे से आप चूँकि लगा सकते हैं, चूँकि जनवरी, जून, जुलाई जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने हैं, अतः अब देखिए महीने केवल 3 हैं, ठीक है। आपको एक ग्रुप मिल गया है जिसमें 3 मंथ हैं आपके, तो ये क्या है, एक समुच्चय है या नहीं? समुच्चय है, क्योंकि आपको 3 ऐसे मंथ मिले हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं, तो इसको आप एक ग्रुप में रख सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसलिए यह एक सूचीबद्ध रूप है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या सारणीबद्ध रूप है, या निश्चित है। कोई भी आप भाषा जो आपको समझ में आती है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यह एक निश्चित संख्या है, आप ऐसा लिख सकते हैं आसान भाषा में, क्योंकि समुच्चय जो होगा वो आपका क्या होगा, लिमिटेड होगा। आपको पता होगा कि इसके अंदर इतने आपके क्या है, नंबर्स हैं, या जैसे किसी में आपके अनंत तक भी होते हैं मेंबर्स, तो आपको पता है कि अनंत तक के मेंबर्स हैं। जैसे इसमें आपको पता है 3 मेंबर्स हैं, जनवरी, जून, जुलाई, मतलब आपको मालूम है इस ग्रुप के अंदर क्या है। तो एक निश्चित संख्या है जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित कर सकते हैं। अतः यह एक समुच्चय है। तो आपको इसमें कारण बताना है, इसीलिए हमको इसमें इतना लिखना पड़ेगा। पहले तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने कौन से हैं, फिर उनकी संख्या क्या है, निश्चित है। आपको जो भाषा सही लगती है, मतलब आपको रीज़न देना है कि ये क्या है, समुच्चय क्यों है, अपनी तरफ से। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, देखिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों ने, जहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि कुछ सबसे अच्छा निकालिए, जैसे सबसे अधिक प्रतिभाशाली या
सर्वश्रेष्ठ कोई भी चीज़ आपको निकालने को कहा जाएगा तो वहाँ पे आपका वो समुच्चय नहीं होगा। ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम बेस्ट निकालते हैं तो वो अलग निकालने के हर किसी के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा होता है, कोई साइंस में बहुत अच्छा होता है। तो इसी प्रकार जैसे ये क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब जो प्रतिभाशाली लेखक होंगे उनकी जो प्रतिभा होगी वो अलग अलग क्षेत्र में होगी। कोई नॉवल बहुत अच्छा लिखता होगा, कोई कविता बहुत अच्छा लिखता होगा, कोई कहानी बहुत अच्छा लिखता होगा। तो अलग अलग चीज़ें हैं ना, हम क्या इसे एक ग्रुप में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं हम। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली कविता लेखकों का संग्रह या कहानी लेखकों का संग्रह, अगर इस टाइप से इसको कैटेगराइज किया होता जहाँ पे सबसे अधिक की संख्या नहीं दी होती तो वो समुच्चय होता। आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। आप अब यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि प्रतिभा को परखने का पैमाना, आप यहाँ पे लैंग्वेज अपनी तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे। प्रतिभा को परखने का पैमाना अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। किसी एक पैमाने से प्रतिभाशीलता को या प्रतिभा को नहीं मापा जा सकता। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्यों नहीं मापा जा सकता। अतः यह एक समुच्चय नहीं है। यह एक समुच्चय नहीं है। तो ये जो आपका भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये आपका समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आपका परिभाषित नहीं हो रहा है। आप ये नहीं बता सकते कि हम उनकी प्रतिभा किस पैमाने में नाप रहे हैं, तो इसलिए आप इसको समुच्चय नहीं है, ये उसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट है, इसमें देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सेम ये भी सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है। चूँकि आप सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज नहीं बता सकते, किसी के लिए 11 बल्लेबाज अलग होंगे। जैसे आप अलग अलग, अगर आपकी वहाँ पे कमेटी है, कमेटी के मेंबर्स हैं, तो हर आंसर सबके सेम नहीं आते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप 11 बल्लेबाजों का नाम बताइए जो कि क्या है, आपके बेस्ट हैं वर्ल्ड के, वो आपको अलग बताएंगे। दूसरे से पूछेंगे, वो आपको अलग बताएंगे। तो इनको नापने का कोई सुपरिभाषित पैमाना नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को मापने का पैमाना मानक नहीं है। मानक माने कोई, जिसकी कोई रूल्स नहीं बनाए गए कि ये रूल्स फॉलो होंगे तो ये बल्लेबाज बेस्ट होगा, तो कोई रूल्स तो नहीं बनाए गए हैं, तो इसीलिए मानक नहीं है। नहीं है।
अतः यह परिभाषित नहीं है, क्योंकि हम परिभाषा नहीं दे पा रहे ना कि बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ क्यों है। सबके लिए आंसर इसमें अलग अलग होंगे। अतः यह समुच्चय नहीं है। जहाँ पे सर्वश्रेष्ठता की बात आएगी वो समुच्चय नहीं होगा। एग्जाम्पल्स में कभी भी ये बात आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पे आपको कोई ग्रुप तो मिल रहा है, लेकिन उस ग्रुप को आप डिफ़ाइन कैसे करोगे, उसकी परिभाषा आप कैसे दोगे कि ये ग्रुप क्यों बनाया गया है, और उसमें आपके जो अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वो आपको पता नहीं चल पा रहे कि मैंने किस प्रकार उन एलिमेंट्स को लिया है, तो फिर वो समुच्चय नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। ये तो बहुत इजी है। अब आपकी कक्षा में बच्चे हैं तो उनका संग्रह क्या होगा, समुच्चय होगा, क्योंकि क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया और आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह है, तो ये क्या है, एक परिभाषित ग्रुप है। आप परिभाषा दे पा रहे हैं कि ये इस क्लास का बच्चों का ग्रुप है। इसमें आप लिखेंगे सिंपल, यह एक परिभाषित संग्रह है जो कि निश्चित है, क्योंकि आपकी जो कक्षा है उसमें क्या होंगे, बच्चे होंगे। आपको पता होंगे कि कितने बच्चे हैं, ठीक है, और उसमें कौन सी कक्षा के बच्चे हैं। जैसे आपकी कक्षा कह रहे हैं तो 11th के बच्चे हैं ये, तो यह एक क्या है, परिभाषित संग्रह है। कलेक्शन क्या है ये, इसको आप डिफ़ाइन कर पा रहे हो, जो कि क्या है, निश्चित है। तो बस इसीलिए यह एक समुच्चय है। इसी प्रकार दूसरा है, देखिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अगर इसको आप लिखते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं इसको आपको पता है प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। तो ये कह रहा है 100 से कम, यानी कि अगर इसका आप लिखते हैं नेचुरल नंबर्स, सपोज़ मैं इसको चलिए ए से डिनोट करती हूँ, हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिख रही हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगी, मजला कोष्ठ लगाया मैंने, 1 से शुरू किया, 1 2 3। अब मैं सारे नंबर्स नहीं लिखूँगी, मैं कहाँ तक जाऊँगी, 100 से कम, यानी कि लास्ट नंबर आपका आएगा 99। तो ये लिमिटेड है। आप बता पा रहे हैं किसका ग्रुप है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो ये क्या है, परिभाषित भी है और निश्चित भी है। तो ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा, चूँकि यह एक परिभाषित एवं निश्चित संग्रह है, अतः यह एक समुच्चय है। ये आपका कौन सी फॉर्म है, ये आप मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, रोस्टर फॉर्म है ये। अभी आगे आपके इसके प्रश्न आएंगे, रोस्टर विधि। नेक्स्ट है आपका लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए ये भी इजी है। आपको पता है कि प्रेमचंद एक लेखक हैं जिन्होंने क्या लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। तो उनके जो उपन्यास होंगे वे क्या होंगे, आपको पता होंगे कि इन्होंने इतने उपन्यास लिखे हैं, तो ये भी एक समुच्चय होगा। ठीक है, ये प्रश्न आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट है, देखिए सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब आपको पता है पूर्णांक संख्याएं क्या क्या होती हैं, सम पूर्णांक है तो आपकी कहाँ से शुरू होंगी, 2 से शुरू होंगी, सम और पूर्णांक। तो 2 4 6 8, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे माना मैं लिख देती हूँ यहाँ पे b इज इक्वल टू, इसको आप रोस्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 2 4 6 8, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी, सभी संपूर्णांक कह रहे हैं तो इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि लिमिटेशन नहीं दी है। लेकिन आपको पता है ना
कि ये किसका संग्रह है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह है, तो ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। इसके बारे में आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आपको मालूम है कि इस अध्याय में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। हर प्रश्न क्या है, आपको पता है उस प्रश्न में आपको क्या करना है। इस प्रश्न में आपको ये समुच्चय के बारे में बताना था, इसके आगे वाले प्रश्न में आपको दिया जाता है, हर प्रश्न में आपको बताया जाता है कि प्रश्न में क्या करना है, तो वो भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। और प्रश्न क्या होते हैं आपके एक्सरसाइज में, लिमिटेड प्रश्न होते हैं, जैसे 10 प्रश्न है तो 10 ही रहेंगे वो, तो वो भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए लास्ट, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ पे आपको सर्वश्रेष्ठता नापनी होगी, कुछ बेस्ट निकालना होगा, वो समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे फिर वहाँ पे अगर हम आंसर्स निकालने जाएंगे तो अलग अलग आंसर्स हमको मिलेंगे, एक डेफिनेट आंसर हमको नहीं मिलेगा। तो अब खतरनाक जानवरों का संग्रह है, देखिए तो आपको पता है अलग अलग कमिटीज़ होती हैं जो बताती हैं, जैसे ये एनिमल डेंजर है, ये एनिमल डेंजर्स है, तो हम इसका कोई मानक पैमाना नहीं बना सकते कि कौन सा एनिमल क्यों डेंजर है। कोई एनिमल्स हम जैसे मानव को नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए डेंजर है, कोई एनिमल फसल को नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए डेंजर है, तो उसकी जो खतरनाक जो हम शब्द जो है उसका जो पैमाना है वो अलग अलग है। तो हम ये नहीं डिफ़ाइन कर सकते कि कौन जानवर सबसे अधिक क्या होंगे, खतरनाक होंगे। तो इसमें हम लिखेंगे, चूँकि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों को संग्रह करने का कोई मानक पैमाना नहीं है। देखिए मानक का मैंने आपको अर्थ बताया कि मानक माने स्टैंडर्ड रूल, कि जो रूल चेंज नहीं होता, जो आपका बनाया गया होता है, जैसे आपके मैथ्स में फार्मूलाज बनाए गए होते हैं, वैसी जो मानक पैमाना है वो बनाया गया होता है, तो वो चेंज नहीं होता है। तो वो कोई पैमाना है नहीं हमारे पास कि ये रूल्स फॉलो होंगे तो ये जानवर हमारा ख़तरनाक होगा, तो इसलिए इनको संग्रह करने का कोई मानक पैमाना नहीं है, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। दैट्स ऑल फॉर द डे।